हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आ गए हैं टेस्ट नंबर आपका 33। जी हाँ, और टेस्ट नंबर आज 33 है दोस्तों। और ये आज हम लेकर के आए हैं आपका पॉलिटी। जी हाँ, पॉलिटी का लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी लगातार इधर तीन चार टेस्ट आपका हुआ था। आज पॉलिटी का महत्वपूर्ण टेस्ट होगा। यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको पूरा डिटेल से भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और ये बीपीएससी ट्री 2 के लिए चल रहा है आपका, जहां आपको एनसीईआरटी 6 to 10 एमसीक्यू नोट्स आपको दोस्तों चैप्टर वाइज आपको दिया जा रहा है। तो ये नंबर है जहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी मात्र इसमें 351 चार्ज था, इसे अब समय नहीं है। तो लास्ट समय पे अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर वाइज आपको सारा चीज़। आज है आपका टेस्ट नंबर आपका 33, जो आपको एनसीईआरटी पर आधारित है। आज रात 9 बजे से आपकी, ठीक है, डेली 9 बजे से आपकी टेस्ट होती है। चलिए आज का देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है आपका कि किसने कहा था कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कथन किसका है आपको बताना है। ठीक है, राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्लेटो, अरस्तु या फिर टी.एच. ग्रीन। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन है किसका? आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी का, अरस्तु का ही कथन है कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरस्तु जो थे ये यूनानी दार्शनिक थे दोस्तों। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु जो थे वो आपके प्लेटो थे। ठीक है, याद रखना है, प्लेटो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा नंबर सवाल है कि प्लेटो की पुस्तक कौन सी है। प्लेटो की जो पुस्तक है ये कौन सी पुस्तक है? द रिपब्लिक है, पॉलिटिक्स है, अर्थशास्त्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्लेटो जो पुस्तक है ये ये जो पुस्तक है दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक जो है द रिपब्लिक है आपका, है ना। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक है। प्लेटो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लेटो है दोस्तों, है ना। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? द रिपब्लिक। ठीक है, और पॉलिटिक्स अगर पूछे कि पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो ये अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी है? अरस्तु आपका। ठीक है, याद रखना है, अरस्तु की पुस्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है दोस्तों? फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि अर्थशास्त्र आपकी किसकी पुस्तक है। मैंने कई बार बता चुका हूं, ये है आपका कौटिल्य की। ठीक ना, किसकी है? कौटिल्य की ये पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र, जिसमें आपको राजनीतिक से संबंधित बातें लिखी गई है। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न कह रहा है कि किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है दोस्तों। तो राजनीति की तुलना किसने स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से की है? बर्नार्ड क्रिक, J.D.B. मिलर, डेविड स्टन, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 13 नंबर के क्या हो जाएगा? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा बर्नार्ड क्रिक। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो 13 का आंसर क्या हो गया दोस्तों? 13 का हो गया आपका बर्नार्ड क्रिक ने ही कहा था। आपका ये कथन याद रखिएगा कि किसने राजनीति की तुलना जो है स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया था? बर्नार्ड क्रिक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलना है और वीडियो को एक बार लाइक भी कर देना है। प्रश्न कह रहा है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, और सबको पता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है दोस्तों ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है दोस्तों, ये इसकी जो रचना हुई थी ये आपका 1909 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और ये किस भाषा में की गई थी? तो गुजराती भाषा में इसकी रचना की गई थी। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए, गांधी जी जो ये हिंद स्वराज की रचना किए थे, ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और उसी दौरान इन्होंने दोस्तों जहाज में ही इसकी रचना किया था, यानी कि लिखा था दोस्तों, है ना। बैठे बैठे क्या करेंगे, तो ये लिखे दिए थे आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 115 नंबर। कह रहा है प्रश्न नंबर कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों। नेपाल में जो संघर्ष हुआ था आपका लोकतंत्र के लिए, है ना, आज़ादी के लिए, और ये जो हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 2006 की ये बात है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कह रहा है संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति थी,
बिल्कुल गलत बात है। 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही है। संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी आक्रमण हुए थे, ये गलत है आपका, है ना। बी नंबर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी कि 7 राजनीतिक दल मिलकर के, है ना, आंदोलन किए थे और फिर जाकर के वहां पर दोस्तों लोकतंत्र की स्थापना हुई थी फिर आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 116 नंबर। 116 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है। तो लोकतंत्र के विस्तार में सहायक कौन नहीं माना जाएगा, है ना। तो ऑप्शन है जनता का संघर्ष, और नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जनता का संघर्ष तो खैर बहुत ज्यादा होता है ना, आंदोलन होता है, सब चीज होता है आपका। उपनिवेशों की स्वतंत्रता, और ये भी होता है आपका विदेशी शासक का आक्रमण सहायक नहीं होता है। तब देखिए विदेशी शासक जो अगर आक्रमण करते हैं तो सहायक होगा, कभी नहीं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ही बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। विदेशी शासक इसमें आक्रमण करेंगे तो सहायक कैसे होगा, तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर। कह रहा है कि अधिकार प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है। देखिए अधिकार जो है वो सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं, है ना, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाता। जैसे हमें भी बहुत सारा अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार है ना, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, ये सारे अधिकार है, इसका आपको, है ना, जीवन में होना बहुत जरूरी है और आपको लागू भी करना चाहिए। तो कह रहा है कि ये कथन किसका है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया कथन है, और ये कथन जो है आपका लॉस्की का ये कथन है आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कथन है ये आपका लॉस्की का। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारतीय जो संविधान ये कितने प्रकार के मौलिक अधिकार को प्रदान करता है, तो काफी अच्छा प्रश्न है। और सबको पता है कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में है वो 6 प्रकार की मौलिक अधिकार दी गई है ना। मूल संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 प्रकार के। और ये 6 प्रकार के है आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और भाग इसका 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भाग 3 याद रखना है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान जो भाग 3 है, इसको भारत का दोस्तों मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है ना। और 44वें संविधान संशोधन हुआ था ना आपका 1978 में, उसी समय संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और अनुच्छेद 300 के क में रखा गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार था दोस्तों, ये अनुच्छेद कितने में था, है ना। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में था, और अनुच्छेद 19 के एफ में भी संपत्ति के अधिकार के बारे में बातें लिखी गई है। तो ये दोनों अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 31 और 19 के एफ में संपत्ति के अधिकार के बारे में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर। कह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया। तो ये तो मैंने अभी बताया ना कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, तो वो था आपका 1978 में दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया था, यानी कि आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और संपत्ति के अधिकार को फिर मौलिक अधिकार को कहाँ रखा गया था, जो संपत्ति का अधिकार है इसको अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद कहाँ, तो 300 के क में, है ना, अनुच्छेद याद रखना है 300 के क में इसको जाकर के रखा गया था, है ना, कानूनी अधिकार के रूप में। अगला प्रश्न है आपका 120 नंबर। कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में कब जोड़ी गई। देखिए मौलिक कर्तव्य की सूची कब जोड़ी गई, है ना। आपसे देखिए इस प्रकार से बहुत सारा सवाल पूछा जाएगा कि भारत में कितने मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, भारत में, है ना, भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे अगर पूछे, तो मूल संविधान में हमारा मूल कर्तव्य नहीं था, है ना। जब ये जोड़ा गया तो ये 42वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया, है ना, 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था आपका, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन याद रखना है दोस्तों, है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था, और ये अनुच्छेद है आपका 51 के क में इसका वर्णन किया गया है, और भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में दोस्तों, ठीक है। ये रूस के संविधान से लिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही इसको,
हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जब इसको जोड़ा गया था 1976 में, तो 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य हैं, और 11वां जो मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, है ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की प्रावधान की गई थी आपका। तो मौलिक कर्तव्य से आपको इतने ही सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर प्रश्न है, चलिए आपका थोड़ा सा बैक हो गया था, है ना, थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 121 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका एक सही है। प्रश्न आपका ऑप्शन दिया गया है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बी है कि जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत संविधान की सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। तो 121 जो है दोस्तों, इसका आपको पूछ रहा है कौन सा एक कथन सही है, और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही सही है ना, क्योंकि 1946 में ही प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, यानी कि ए नंबर यहां से बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और भारतीय जो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो पहली बैठक भी आपको पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, है ना। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका, है ना। हमारे संविधान को बनने में कितना साल लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखना है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों 122 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था। देखिए संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अंबेडकर, J.V. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, तो संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो हो जाएंगे आपके संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना है। कुछ कुछ और जो समितियां हैं जिसके बारे में आपको पूछा जाएगा, जैसे कि आपको संघ संविधान समिति तो यहाँ पर बता दिए जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा, जैसे कि पूछेगा आपको प्रारूप समिति, है ना, मैं लिख देता हूँ, आप याद रखिए। प्रारूप समिति के जो हैं, प्रारूप समिति हो जाएगा आपका B.R. अंबेडकर, है ना। B.R. अंबेडकर किसके हैं, प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे, B.R. अंबेडकर थे। झंडा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो J.V. कृपलानी, है ना। कौन सा समिति, झंडा समिति दोस्तों पूछा जाता है बार बार आपका। ठीक है, और मौलिक अधिकार उप समिति के भी थे J.V. कृपलानी ही दोस्तों। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। वो कौन सा अनुसूची है जिसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। 123 का क्या हो जाएगा आपका, है ना। तो अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए दोस्तों, यानी कि SC ST के लिए, है ना, SC और ST के लिए दोस्तों अलग से जो व्यवस्था की गई है, ये 5वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। तो 5वीं अनुसूची में SC ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में व्यवस्था किया गया है, ये आपको याद रखना है। तीसरी अनुसूची में क्या है ना, मैंने कल ही बताया था, तीसरी अनुसूची में जो है वो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल के शपथ ग्रहण। देखिए आप सभी की जो 7 बजे वाली क्लास होती है ना, सक्षमता वाला, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो 7 बजे वाला भी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा, और 9 बजे वाला क्लास तो खैर आपका है ही। ठीक ना। तो 7 बजे वाली क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
साइंस सब चीज चल रहा है, वो आपको बहुत फायदा करेगा। वन लाइनर चल रहा है, ठीक है। तो 7 बजे वाले भी क्लास आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका तीसरी में क्या था दोस्तों, तो तीसरी जो आपका अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल सभी का शपथ ग्रहण है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो 7वीं अनुसूची में जो 3 गो सूची है आपका, समवर्ती सूची, राज्य सूची, है ना, और संघ सूची, ये इसका वर्णन किया गया है 7वीं में, है ना। 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है भाई, तो 9वीं में आपको भूमि सुधार कानून है। 10वीं में क्या है, दल बदल। 11वीं में क्या है, पंचायती राज। 12वीं में क्या है, नगर निगम। 8वीं में क्या है, भाषा, है ना, ये सब याद रखना का। 6ठी में क्या है दोस्तों, तो 6ठी में हो जाएगा आपको AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में वर्णन किया गया है। 8वीं में क्या है, भाषा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। बताइए, नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा एक व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ते, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते, एक से अधिक कोई नहीं। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है ना, भारत का जो महान्यायवादी होता है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। तो महान्यायवादी का जो वेतन और ये जो होता है, ये संचित निधि पर भारित नहीं होता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। संचित निधि पर ये भारित नहीं होता है महान्यायवादी का वेतन भत्ता आपका, ठीक ना। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही। और महान्यायवादी याद रखना है 1976 में है, और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर। 25 कहना है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सजाना है। और देख लीजिए अनुच्छेद 124 में क्या है, मैंने आपको बताया था ना 1 2 का 4, है ना, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, है ना, गाना याद है ना। तो 1 2 का 4 किससे हो जाएगा आपका, 1 2 का 4 हो जाएगा आपका विधायी शक्ति संघीय न्यायपालिका, बिल्कुल सही, संघीय न्यायपालिका, यानी कि ए का चल जाएगा आपका 3, आपका बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 5 में किसका वर्णन है दोस्तों, नागरिकता है, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो 352 में हो जाएगा आकस्मिक प्रावधान, यानी कि राष्ट्रीय आपात है इसमें। तो 245 में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा आपका, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक, है ना, जो संघीय न्यायपालिका है, इसमें वर्तमान में दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना। ये टोटल संख्या कितनी होती है, 34 होती है अगर पूछा जाए तो, है ना। 33 अन्य होता है और एक आपका मुख्य होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 5 में आपको बताए थे नागरिकता है आपका, ठीक ना। और 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है। आपातकाल भारत में 3 प्रकार के हैं, है ना। 352 है, 356 है और आपका 360 है। 52 में राष्ट्रीय आपात, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपात, है ना। वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। 352 जो राष्ट्रीय आपात है अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 126 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है ना। संविधानेतर संस्था कौन सा है दोस्तों, है ना, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, क्या होगा। देखिए, जो योजना आयोग है दोस्तों, ये संविधानेतर संस्था है आपका। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। कब हुआ था योजना आयोग का गठन, 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखिएगा, है ना। 15 मार्च 1950 को हुआ था इसका गठन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग अनुच्छेद कितने में है, तो 280 में है आपका वित्त आयोग दोस्तों, है ना। वित्त आयोग 280 में है, याद रखना है। और 324 में है चुनाव आयोग, है ना। 324 भी पूछा जाता है अनुच्छेद, काफी इंपॉर्टेंट है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग भी याद रखना है, 324 में है आपका। और 315 में है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो 300 संघ लोक सेवा आयोग कितने में है, 315 में है आपका संघ लोक सेवा आयोग। 280 वित्त आयोग, 324 चुनाव आयोग, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी आपको याद रखना है जो आपको पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 127 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्रशासनिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है ना। तो संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णन किया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसको मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। ये अनुच्छेद है दोस्तों आपका 300 के 50 ए में, है ना, क्योंकि ये जो बाद में जोड़ा गया था इसीलिए ए बी सी आपको देखने को मिलेगा। जिस अनुच्छेद में आपको ए बी सी देखने को मिले तो समझ जाइए कि वो किसी न किसी संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 350 का ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए
अगला सवाल देख लेते हैं। आपका सवाल नंबर है आपका 128, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए बताइए वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जिसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, है ना, एसटी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 338 के ए में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुच्छेद 338 में किसका वर्णन है ना, 338 ए में दोस्तों आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, और 338 ए में, है ना, और सिर्फ 338 रहे तो सिर्फ 338 में वर्णन है अनुसूचित जाति यानी कि एससी के बारे में, है ना, एससी जाति आयोग का गठन है आपका 338 में, और 338 ए में है आपका एसटी जाति आयोग का। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। 341 में क्या है, तो 341 में है आपका राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न जाति मूलवंश आदि की सूची तैयार करेगा 341 के अंतर्गत आपका। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 16 जो आपका मौलिक अधिकार है, तो अवसर की समानता, है ना, अवसर की समानता जो है ना, इसी का हवाला देते हुए बिहार में दोस्तों जो डोमिसाइल लागू था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है ना, अवसर की समानता यानी कि सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर, लेकिन सिर्फ ये क्या बिहार के लिए ही कानून है अवसर की समानता और सबको दे दिया गया, है ना, लेकिन ये सभी राज्यों के लिए होना चाहिए, लेकिन सब लोग अपना तो नहीं करते हैं। बिहार सरकार बहुत दोस्तों दिलदार आदमी है ना, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या कितनी है ना, अभी पूछ रहा है सवाल कि भारत में जो संशोधन हुआ है ना, हमारे संविधान में जो संशोधन हुआ है कितने टोटल संशोधन हो चुका है। तभी वर्तमान में अगर आप देखिएगा तो 105 संशोधन आपके हमारे संविधान में अभी तक हो चुका है दोस्तों, है ना, यानी कि 105 बार संशोधन करने की जरूरत पड़ गई हमारे संविधान में। ठीक है, तो याद रखना है 105वां संशोधन दोस्तों आपका। 105वां संशोधन क्या था कि 105वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की शक्ति दिया गया है आपका, और यह है आपका अनुच्छेद 105वां संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो पहला हुआ था आपका 1951 में हुआ था ना, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत अनुसूची नंबर 9 को आपका संविधान में जोड़ा गया था। ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 130 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मूल संविधान में कितने को भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया। देखिए हमारे मूल संविधान में, क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछा, आपको मूल संविधान पूछ रहा है ना, तो आदमी जो स्टूडेंट होते हैं वो सीधा देखेंगे संविधान में कितनी भाषाओं के मान्यता दिया गया है, तो लड़कन देखेंगे 22 होता है भाई संविधान में, तो सीधा 22 मार के। मूल को देखना है भाई, मूल संविधान जब हमारा संविधान बना था ना तो उस समय मात्र 14 भाषा था, वर्तमान में आपको 22 भाषा है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे करके इसमें जुड़ते जुड़ते 22 हो गया आपका। वर्तमान जो जब उस समय बना था तो मात्र 14 भाषा था दोस्तों हमारा, है ना, तो ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और वर्तमान में कितने भाषा है आपका, 22 भाषा है, और 14 भाषा के बाद जो जोड़ा गया था दोस्तों आपका 8 भाषा जो जोड़ा गया है ना, वो कौन कौन सा भाषा, तो सिंधी है, मणिपुरी है, नेपाली है, कोंकणी है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, है ना, ये 8 भाषा आपको बाद में इसको जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 131, कह रहा है दोस्तों कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो बहुत आसान सवाल है कि भारत का संविधान जो हुआ था लागू, ये कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और बनकर के कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर के तैयार हो गया था दोस्तों आपका। बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आखिर 26 जनवरी 1930 को ही क्यों लागू किया गया था संविधान, इसके पीछे भी कारण है आपका, है ना। 26 जनवरी 1930 को ही क्यों लागू किया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, मतलब 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था ना, क्योंकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर को ही बन गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी को। कारण क्या था, कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, है ना, सर्वप्रथम दोस्तों भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसीलिए 26 जनवरी को ये हमारा संविधान लागू किया गया था। और वो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, है ना, लाहौर तट पर, रावी तट पर, है ना, लाहौर में हुआ था दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, उसी समय ये बोला गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका 132 नंबर कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखिए भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं
ये कह रहा है संविधान की 7वीं अनुसूची में, बिल्कुल गलत है। भाग 4 में है, बिल्कुल गलत है। भाग 3 में इसका दोस्तों वर्णन किया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था आपका मूल संविधान में, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार आप यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, आपका 133 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे थे। तो अभी तक दोस्तों वही थे, है ना, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लगातार 2 कार्यकाल तक यहाँ पर बने रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे दोस्तों। ठीक है, चलिए और अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर 134 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती, है ना, यदि संसद कितनी अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न करे। बहुत बढ़िया सवाल है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी अगर नहीं रहती, संसद उसको दोस्तों कितने अवधि के भीतर उसको अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा, तो 34 का हो जाएगा 1 मास, है ना, 1 माह, है ना। राष्ट्रीय आपात स्थिति में घोषणा जारी नहीं रहती यदि संसद जो है 1 माह की अवधि के भीतर उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे। ठीक है, तो ये 1 माह यहाँ से याद रखना है, काफी बार पूछा गया है। चलिए, भारत में दोस्तों 3 प्रकार के आपको आपातकाल है, और वो आपातकाल जो है ये पूछा जाता है कि जो भारत में आपातकाल है, आपातकाल जो है ये आपके भाग कितने में है ना। ये भाग आपको 18 भाग में है। ठीक है, कितने भाग में है, 18वां भाग में है आपका, 352, 56 और 60 आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 135 नंबर। 135 नंबर सवाल है हाँ, एक चीज यहाँ से पूछा जाएगा, जो आपातकाल लगा था भारत में दोस्तों 1952 वाला, है ना। 1952 में जो आपका राष्ट्रीय आपात जो वर्णन किया गया, सॉरी 352 जो राष्ट्रीय आपात वर्णन किया गया है अनुच्छेद 352 में, है ना, इसमें 3 बार आपको राष्ट्रीय आपात भारत में लग चुका है। ये 3 राष्ट्रीय आपात कब लगा है, तो याद रखिएगा 1962 में भारत चाइना युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और दोस्तों 1975 में आपका आंतरिक अशांति की वजह से ये आपका आपातकाल लगा था आपका। ठीक है, तो ये 3 बार अभी भारत में राष्ट्रीय आपात लग चुका है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 135 नंबर। 135 है कि संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के बैठक है ना, तो संसद के दोनों सदनों की बैठक का सभापति कौन होगा भाई, जल्दी से बताइएगा। इसका हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका सभापति कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे। और दोनों जो बैठक है संसद के दोनों सदन को बुलाता कौन है दोस्तों, बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करेंगे आपको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप चीज याद रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 136 नंबर की संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। बताइए, संविधान की संकल्पना का जो उद्भव हुआ था ये सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिल्कुल सही है ना। सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ था, और अमेरिका में दोस्तों संविधान जो बनके तैयार हुआ था वो 1787 में बना था संविधान, और जो लागू हुआ था ये 1789 में अमेरिका में संविधान लागू हुआ था आपका। ठीक है, तो सबसे पुराना जो हो जाएगा आपका अमेरिका का हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ा जो संविधान है वो अपना भारत का है, लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, पूछा जाता है दोस्तों वो कौन सा देश है जहाँ का मतलब संविधान लिखित नहीं है, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका का जो संविधान है ना वो कुछ कुछ लिखा गया है ना, और बहुत सारा चीज मौखिक भी है, लेकिन भारत का संविधान सभी चीज आपको लिख दिया गया है। प्रश्न है आपका 137 नंबर की प्रथम अधिवेशन जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों। 137 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, है ना। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत समाज विवाह वैधता अधिनियम है,
जिसके अंतर्गत दोस्तों अपने अंतर विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था। आंसर हो जाएगा आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। जी हाँ, ये आपको रूल लागू होता है आर्य समाज वैधता अधिनियम में, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछता है इसे, ठीक है, तो ज़्यादा आपको इस पर टेंशन नहीं देना है। हम चलते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु बताना है। उच्चतम न्यायालय पूछ रहा है आपको, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने साल में सेवानिवृत्त होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में होता है दोस्तों आपको 65 साल, ठीक है, 65 साल। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितने में है, तो 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो उम्र, जो सेवानिवृत्ति है, रिटायरमेंट का जो उम्र है वो 65 वर्ष है, याद रखना है दोस्तों। और 124 में आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, और उच्च न्यायालय का वर्णन 214 में वर्णन किया गया है उच्च न्यायालय का आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो कितनी है। प्रश्न है आपका 139 नंबर, कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी। राज्यसभा में दोस्तों मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या पूछ रहा है। तो मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत के बारे में पूछ रहा है, तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, है ना, ये आपको याद रखना है। और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं आपका, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आंसर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य, है ना। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों, तो कुल सदस्यों की संख्या आपका 250 है ना। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या 250 है, और वर्तमान में कितना है, तो 245 है ना। अधिकतम पूछे तो 250 है, वर्तमान में से 245 है, याद रखना है। चलिए, और 245 अभी वर्तमान में है, इसमें से 225 जो सदस्य हैं ये राज्यों से आते हैं दोस्तों, है ना, 225 राज्य से आते हैं, और 8 जो सदस्य हैं ये आपको केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 12 सदस्य जो हैं ये मनोनीत होते हैं। तो 12 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और 225 और 20 कितना होता है, 245 होता है। तो वर्तमान में टोटल 245 सदस्य हैं, ये भी आप यहाँ से याद रखना है, पूछा जाता है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 140 नंबर। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई। बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये की गई थी दोस्तों 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। मानवाधिकार दिवस भी हम लोग मनाते हैं 10 दिसंबर को, है ना। ये अभी आपको पूछा जाता है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, है ना। तो ये यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है आपका 141 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि मौलिक अधिकार, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा किसे दी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर दोस्तों, क्वेश्चन देखिए कई बार घुमा करके पूछ देता है ना, कि जो हमारा संविधान का हृदय एवं आत्मा, ठीक है, किसे कहा जाता है। तो हृदय एवं आत्मा हमारा, वो भी भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो वो कहा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा ये 32 में इसका वर्णन किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का आपका, ठीक है। देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है दोस्तों, इसमें 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है ना। 5 प्रकार के इसमें रीट जारी करने की स्वतंत्रता दी गई है, और 5 प्रकार की जो रीट है, अगर आप उच्च न्यायालय में अगर रीट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आपको करना होगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में रीट दायर करते हैं दोस्तों तो अनुच्छेद 32 के तहत आपको करना होगा। ये आप यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 142 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अभी आपको मैंने बताया था कि B.R. अम्बेडकर जो है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, है ना। और प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, याद आपके 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे दोस्तों, ये पूछा जाता है, तो B.N. राव, है ना। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों, है ना। ये आपको पूछा जाता है, याद रखना है। संघ संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। संघ संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संघीय संविधान समिति, थोड़ा सा देखिए अंतर है ना। ये भी संघ है
है ना, और ये है आपके संघीय। ठीक है, तो संघ आपको संचालन समिति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको टिक करना है। और ना तो ये आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोले तो BR अंबेडकर आपको टिक करना है। झंडा समिति JV कृपलानी टिक करना है। अगला प्रश्न है आपका 143 नंबर, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, जिसको आप बजट भी कहते हैं, है ना, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो पेश किया जाता है दोस्तों ये अनुच्छेद 112 के तहत, है ना, अनुच्छेद 112 के तहत इसको पेश किया जाता है। बजट जो शब्द है दोस्तों ये बुजेट फ्रांसीसी शब्द से बना है आपका, और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है बजट मतलब। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 112 आपका। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? बताइए, सर्वोच्च संप्रभुता जो है ये किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य का या समाज का या फिर सरकार का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक का? तो सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता जो है दोस्तों ये राज्य यानी कि जनता का अनिवार्य लक्षण है ना, राज्य यानी कि राज्य के जनता का अनिवार्य लक्षण है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। और एक चीज यहां से पूछा जाएगा, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, ये किसने कहा था? है ना, ये कथन पूछा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु का कथन है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर, कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? बताइए, किसी राज्य की विधानसभा के, है ना, विधानसभा में पूछ रहा हूं कि विधानसभा का अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है ना, अधिकतम सदस्य कितना हो सकता है? तो 500 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और ये जनसंख्या पर निर्धारित किया जाता है, आपको क्षेत्रफल पर निर्धारित नहीं किया जाता है ना, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, जनसंख्या पर निर्धारित होता है दोस्तों सीट आपका। ठीक है, तो अधिकतम जो हो सकता है वो 500 हो सकता है विधानसभा में, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका। और न्यूनतम कितना हो सकता है? न्यूनतम भी आपको पूछा जाता है, तो अधिकतम तो 500 हो गया, न्यूनतम हो जाएगा आपका 60 है। 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ अपवाद में भी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे अधिक जो सीट है दोस्तों वो है किसका? तो सबसे अधिक हो जाएगा आपका 403 सीट है आपका विधानसभा का, वो है आपका उत्तर प्रदेश का आपका। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। बिहार का कितना है? तो 243 है आपका दोस्तों बिहार का आपका। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर है 146 नंबर। 146 है कि प्रांतीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? दोस्तों बताइएगा, है ना, प्रांतीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? प्रांतीय भेदभाव जो है ये सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है ना, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है सामाजिक भेद प्रजातीय भेदभाव आपका, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 147 नंबर, कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब प्रारंभ और समाप्त हुआ था? प्रथम आम चुनाव, है ना, भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, आपको पता है कि प्रथम जो आम चुनाव हुआ था दोस्तों ये हुआ था आपका कब? तो कह रहा है कब प्रारंभ हुआ और समाप्त हुआ। देखिए प्रारंभ हुआ था 51 में, है ना, प्रारंभ हुआ था आपका 51 में, और 52 में दोस्तों ये समाप्त हुआ था। यानी कि यहाँ जो आंसर हो जाएगा 51 में ये प्रारंभ हुआ और 52 में ये समाप्त हुआ, यानी कि आंसर हो जाएगा एक से अधिक यहाँ से सही है ना। दो चीज पूछ रहा है, कब प्रारंभ हुआ और कब ये समाप्त हुआ। ठीक है, तो प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ये 1951 में प्रारंभ हुआ और 52 में ये समाप्त हुआ था, याद रखना है ना। और वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 17वीं लोकसभा चल रहा है अभी। ठीक है, 17वीं लोकसभा चल रहा है अभी वर्तमान में, है ना। पहले जो एक चीज मैं आपको यहां से बता दूं कि पहले जो लोकसभा में दोस्तों, है ना, 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त किया जाता था, है ना। लोकसभा में आपको पता है कि टोटल 543 सीटों पर चुनाव होता था और 2 सीट पर दोस्तों आपको एंग्लो इंडियन को चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुना जाता, मनोनीत किया जाता था। लेकिन अब जो ये 2 सदस्य हैं इसको समाप्त कर दिया गया, है ना। 2 सदस्य को जो राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, है ना, एंग्लो इंडियन को, इसको अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। तभी 543 ही सदस्य हैं आपके। अगला प्रश्न देखना है आपका 148 नंबर।
प्रश्न कह रहा है कि किस देश को सामाजिक भेदभाव के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। वो कौन सा देश है जिसको सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। वो देश है दोस्तों आपका कौन सा, यूगोस्लाविया। जी हाँ, यूगोस्लाविया आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो यूगोस्लाविया को दोस्तों सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था, है ना। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 149 नंबर। 149 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा बयान जो है वो गलत है ना। कौन सा बयान जो है गलत बयान कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है गलत बयान के बारे में कि लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ये तो बड़ा सही बात लग रहा है ना। गलत हमसे पूछ रहा था। बी नंबर है कि लोकतंत्र जो है सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है। भैया ये तो बड़ा बवंडर हो गया, है ना, सहायक थोड़ी होगा। सी नंबर है कि लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं का हल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये भी ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आपका गलत ऑप्शन यहाँ से दिया गया है दोस्तों, है ना। बी नंबर आपको गलत है, क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडन करने में सहायक नहीं होता है ना, सहायक नहीं होता है। चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 49 का। और प्रश्न है इसमें। चलिए तो ये था आपका लास्ट प्रश्न, है ना। आज का यही टेस्ट रहा। छोटा सा आज क्लास था आपका, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ, है ना। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कल भी हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ही, है ना। अभी 3-4 लगातार हम लोग पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी का आपका टेस्ट बहुत कम हुआ था, इसलिए लगातार अभी पॉलिटी का हम देखते हैं आपका, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको अगर लेना है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। वो आपको पता है कैसे मिलेगा। ये 351 इसमें मात्र चार्ज है ना। जहाँ आपको 6 to 8 और 9-10 का सामाजिक विज्ञान का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एग्जाम के समय लास्ट समय पे इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी सहूलियत होगा। जहाँ आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर के 10 क्लास तक सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन रहेगा, एमसीक्यू के रूप में रहेगा, और ये चैप्टर वाइज रहेगा आपको, है ना। सभी चैप्टर का आपको अलग अलग मिल जाएगा, है ना। तब जब समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट समय पे आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट समय पे रिवीजन करने में काफ़ी आपको हेल्प होगा एग्जाम में, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको हेल्प हो जाएगा। 351 आपको इसी नंबर पर पे करके आपको व्हाट्सएप करना होगा, 78 57 82 43 10। उसके बाद आपको 10 मिनट के अंदर सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का क्लास, और यही नंबर जो दिख रहा है यही नंबर हमारा व्हाट्सएप भी है। इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजना है ना। जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, और इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पे भी करना है। हमारे यहाँ देखिए 7 बजे से जो क्लास चल रही है, 7 बजे वाली भी क्लास आप कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि 7 बजे में भी अभी हिस्ट्री चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है, और साइंस भी चल रहा है उसमें, ठीक है। तो चारों सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीएस का पोर्शन आपको वहाँ से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल। तब तक के लिए अच्छा से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और तैयारी करते रहिए। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।